हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश का पेपर जो कि दिसंबर 2019 में सीटेट पेपर 1 में पूछा गया था। जैसा कि आपको पता है टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, जो कि 2019 में क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक थे, जिनमें से क्वेश्चन 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 105 तक जो थे वो पैसेज से रिलेटेड थे। आपको पैसेज रीड करना था और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आपको देने थे। ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 120 तक। 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और जो 15 पैसेज से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 106 था वो क्या था। इसकी नंबरिंग मैंने 1 से की है, तो नंबरिंग का खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में था। क्वेश्चन है, इन द मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट डैश। तो अभी जो मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम होता है वो क्या होता है, जिसमें जो बच्चे हैं लर्नर हैं वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम इज़ अ क्लासरूम विद द लर्नर हैविंग मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाहे बच्चा कहीं का भी हो, चाहे वो माइग्रेंट बैकग्राउंड से हो, इमिग्रेंट हो या रिफ्यूजी हो, जो भी वो लैंग्वेज यूज़ करता है उसको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, तो हम अभी ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल, ये नहीं होगा कि इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है या कोई स्टेट की लैंग्वेज से रिलेटेड मीडियम है, तो ये तो इससे इसका आंसर नहीं होता, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम वो होता है जिसमें काफ़ी सारी भाषा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो नहीं होगी। दूसरी देखते हैं, इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। हाँ जी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। तीसरी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, ओनली द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन अ 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एक ही लैंग्वेज की बात की गई है। ऑप्शन डी है, इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज़ फेमिलियर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसमें भी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है? तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये एक टेक्निक है वेयर द लर्नर मास्टर द पैटर्न ऑफ सेंटेंस। मेनली ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज़ की जाती है, जिसमें जो लर्नर है वो पैटर्न के ऊपर मास्टरी करता है। इट इज़ अ मेनली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बच्चों को मदद करता है टू लर्न सर्टन स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, या कुछ पैटर्न वर्ड्स के पैटर्न समझने में यूज़फुल रहती है। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सूटेबल पैटर्न। ठीक है, तो इस जो अप्रोच है इसको हम रिलेट कर सकते हैं टू हियर एंड स्पीक द लैंग्वेज, जो हम सुन के या बोल के बच्चों को सिखा सकते हैं, वो एक अप्रोच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रीडिंग एंड राइटिंग। और इसमें थोड़ा डाउट है, अगर आपको क्लियर हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसका आंसर स्पीच ओनली भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस है, मेन इम्पोर्टेंस है वो स्पीच को दी गई थी। और जो काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैंने रेफ़र की थी उनमें इसका आंसर रीडिंग एंड राइटिंग था।
बट मेरे हिसाब से इसका आंसर स्पीच ओनली होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्पीच के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। पर जो बुक्स थी जो मैंने रेफ़र की हैं उनमें इसका आंसर जो है रीडिंग एंड राइटिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू डैश। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, ये भी क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी एक अप्रोच है which is used to gather clinical information for making clinical decision, जिसके हेल्प से हम बच्चों की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ बच्चे की स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में हम पता लगा सकते हैं, बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी आ रही है पढ़ाई करने में, समझने में। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसकी ऑप्शंस देखते हैं अब। फाइंड आउट डेफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज, assess the suitability of a candidate for a specific program, test the language proficiency of student for providing them job, judge the student capabilities। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। Yes, the answer for this is find out deficiency of student with a view to planning remedies। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम जो बच्चे में डेफिशिएंसीज हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। अभी मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, विच अलाउ द लर्नर टू लिबरेट एंड कंसोलिडेट द लैंग्वेज यू हैव ऑलरेडी टॉट देम। जो लैंग्वेज आपने बच्चों को सिखाई है वो बच्चा अच्छे से उसको यूज़ कर सके, मतलब स्ट्रांगली वो बच्चे को कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली वो बच्चे को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, आप बच्चे को एक आज़ादी देते हो, उसको स्ट्रांग बनाते हो ताकि वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सके। तो देखते हैं इसकी ऑप्शंस क्या हैं। इंटरेक्टिंग विद टेक्स्ट, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, reading the text and then narrating the same to peers, reading out every word loud and translate it। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें बच्चों को आप लिबरेट करते हो। ठीक है, खुला आज़ाद छोड़ देते हो और इससे क्या होगा, बच्चों की जो लर्निंग है और स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, Dash comprehension is the skill of reading a piece of text closing or intensely for purpose of extracting specific information from text। हाँ जी, तो इसका बहुत आसान आंसर है, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये। इसका आंसर है लोकल। लोकल कॉम्प्रिहेंशन को हम इंटेंसिव रीडिंग स्किल भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो ग्लोबल है उसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। एंड जो ग्लोबल है या एक्सटेंसिव रीडिंग है, इट इज़ मेनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉन्गर टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात की है, अ पीस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ को नहीं पढ़ना, एक छोटा सा पीस है उसको आपको रीड करना है। और इंटेंसिवली भी लिखा हुआ है, जिसका कि डायरेक्ट मीनिंग है कि वो लोकल कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन 6, इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड द सिचुएशन एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट। द टीचर कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया टू लर्नर। हाँ जी, तो इसका क्या आंसर होगा, कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग या प्रोडक्ट राइटिंग। आंसर इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ द गाइडेड राइटिंग। क्योंकि इसमें क्या है, जो टीचर है वो कॉन्टिन्यूसली क्या प्रोवाइड करता है, फीडबैक, डायरेक्शन बताता है
एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया टू द लर्नर। तो ये क्या होगी, एक गाइडेड राइटिंग है, ठीक है। टीचर की गाइडेंस में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फीडबैक, डायरेक्शन, एक्सपेंशन, ये सारा गाइडिंग के अंडर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ टीचर आस्क्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थॉरली and then she asks them to answer the question with reference to context. In this process she is encouraging student for, हाँ जी, अभी ये था, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था जो कि लोकल रीडिंग से रिलेटेड था, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन वही इस यहाँ पे यूज़ की है, बट यहाँ पे एक तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है उस चीज़ की। तो आंसर आपको क्लियर होगा, इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। द टर्म कॉम्प्रिहेंशन इनपुट इज एसोसिएटेड विद, जो कॉम्प्रिहेंशन इनपुट होती है इज़ अ लैंग्वेज इनपुट, ये एक तरह की लैंग्वेज इनपुट होती है, एंड कैन बी understood by the listener despite them not understanding all word and structure in it। तो ठीक है, तो ये किस से रिलेटेड है, तो ये स्टीफन से रिलेटेड है ये चीज़। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, गिविंग लर्नर अ काइंड ऑफ इनपुट, कि लर्नर को ऐसी इनपुट दो जो कि बच्चों को लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करे अनकॉन्शियसली या नेचुरली। जो चीज़ें कॉन्शियसली हो वो नेचुरली नहीं होती, जिसको आप सोच समझ के करो वो नेचुरल नहीं होती। उसने कहा था कि बच्चों को अनकॉन्शियसली आना चाहिए, मतलब नेचुरल नहीं आना चाहिए, बिना सोचे समझे वो चीज़ों को कर सकें, लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें, ठीक है। तो ये स्टीफन कर्शन का मानना था, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग? कनेक्टिंग, प्रिडिक्टिंग, सेंसिटाइजिंग, ट्रांसक्रिप्टिंग। ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रांसक्रिप्टिंग। ट्रांसक्रिप्टिंग सब स्किल नहीं है रीडिंग की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनहांसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शंस रीड करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यस, द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। So this is the one of the important skill in that are used in enhancing the speaking skill of children. This is the least important. Asking closed ended question is not that important in enhancing the skill of the children. Question 11. At primary level, literature is helpful in developing language of learner as it encourages the learner to complete the worksheet based on it. It is an authentic material covering various genres. It develops teacher interpretive, creative and critical abilities. It is good basis for the only expansion of vocabulary. So answer for this is option B. It is an authentic material covering various genres. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher prepare a worksheet and remove every 7th word from a text. Then she asks the learner to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with the missing word. The task given on the worksheet is, हाँ जी, ये चीज़ क्या है? सोचिए। The answer for it's closed test, ठीक है।
Question 13. Language is arbitrary means that something is determined by judgment and for specific reason. It is based on valid reason and not on chance. There is a strong relation between the words of language and their meaning. There is no inherent relation between the word of a language and their meaning. Very clear, the answer is option D. आर्बिट्ररी का मीनिंग ही यही है कि उसका कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग. ठीक है, ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर ऑब्जर्व दैट Parveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic. However, she was able to write it under adult or peer guidance. The guidance is called, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे scaffolding. ठीक है, टीम टीचिंग होता है जिसमें एक से ज़्यादा टीचर हो, उसको टीम टीचिंग बोलते हैं. काउंसलिंग एक अलग चीज़ है जिसमें हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करता है. देन हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी क्या इंटरेस्ट के बारे में या स्किल के बारे में. तो काउंसलिंग भी अलग चीज़ है. स्कैफोल्डिंग इसका जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पर्पज़ ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज़ नॉट टू. जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज अगर लिख दिया है तो मतलब कोई रिटन पीस है, रिटन मटेरियल है. ठीक है, उससे रिलेटेड किसी चीज़ की बात हो रही है. तो अभी ऑप्शंस देखते हैं. डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग. तो इसका आंसर बहुत क्लियर है. टेक्सचुअल मतलब जो चीज़ हमारे सामने है, रिटन मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, उससे रिलेटेड है. तो क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज़ नॉट टू. तो आंसर है इसका मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे कोई रिटन मटेरियल नहीं है, सिर्फ मेमोराइज की बात की हुई है. मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन. तो ये क्या है, इससे रिलेटेड नहीं है. The purpose of textual exercise is not to memorize the answer of the question. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. 15 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं 106 से लेके 120 तक. नेक्स्ट वीडियो में हम जो पैराग्राफ हैं उनको सॉल्व करेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.